इमरान खान एज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारा इदारा फौज, ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। ये तीनों चीजें हैं जो आपके मुल्क को कायद आजम का पाकिस्तान बनाएगी, और हमें इसका एहसास होना चाहिए और ये मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। इनकी तो सियासत ही जब इसी बात पे है कि मैनेज करना है और लोगों को खराब करना है, इसके अलावा तो इनकी सियासत है नहीं। लेकिन इन सब चीजों का नतीजा ये निकलेगा, नैरेटिव जीतेगा भाई। पाकिस्तान की आवाम चेंज होगी है, और जब आवाम चेंज होती है तो उनके नुमाइंदे भी तब्दील होते ही हैं। कुरान करीम हमें कहता है कि तुम एक दूसरे के ऐब पर दरगुजर करो, मैं तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाल दूंगा। लेकिन हमारी सियासत में एक दूसरे के खिलाफ फेक वीडियोस बनाकर पब्लिक करना भी एक नॉर्म बन चुका है। चाहे वो आजम सवाती हो, परवेज रशीद हो या कोई और, सब कीचड़ उछाल रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। यूं दी हमें आजादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायद आजम तेरा एहसान है एहसान, शुक्रिया कायद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। नाज़रीन कराम, क्या मुल्क में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात होने जा रहे हैं? ये वो सवाल है जो इस वक्त हर पाकिस्तानी की जुबान और दिमाग में है। एक तरफ हुकूमत है जो डटी हुई है कि इंतखाबात वक्त पर हो, बल्कि कहा तो ये जा रहा है कि ताखीर का मंसूबा बनाया जा रहा है इंतखाबात के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ है। इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज एक बयान में कहा कि वो पुरुम्मीद है कि अप्रैल तक इंतखाबात हो जाएंगे। अब खान साहब को क्या गारंटी दी गई है, ये तो खान साहब ही बता सकते हैं। क्या बैकडोर राब्तों का सिलसिला जारी हो चुका है? मुल्क में बिलखुसूस पंजाब में होने क्या जा रहा है? सियासी अदम इस्तेहकाम, सियासत में छाई धुंध आखिर कब खत्म होगी? पूरी कौम को इस सवाल के जवाब का इंतजार है। इसी सफर और पाकिस्तान के मसाइल और इन मसाइल का हल क्या है, इन सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शाह फरमान साहब ने। साबिक गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। शाह फरमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश भी है और ये तो एक तजदीद अहद का दिन होता है, लेकिन आज ये सोचने की भी जरूरत पड़ रही है हम सबको कि क्या आज का जो पाकिस्तान है, वो कायद के पाकिस्तान का जो विजन था, क्या ये उसकी हकीकी तस्वीर है? तो इस वक्त पाकिस्तान के असल ग्रास रूट लेवल पर अगर हम मसाइल को समझने की कोशिश करें तो ये मसाइल हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहाबुद्दीन साहब, वाकई आज 25 दिसंबर को हमें ये सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तान बना था, जो बनाया गया था, जो क्या ये अल्लामा इकबाल के तसव्वुरात के मुताबिक है, क्या ये कायद आज़म के सोच के मुताबिक है? और इस वक्त जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं वो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। नंबर 1 उसके अंदर है इकनॉमिक इंडिपेंडेंस। हम माशी तौर पर कंट्रोल हो चुके हैं और न्यू कॉलोनियलिज्म का डिफिनीशन ही यही है कि इफ़ यू आर इकनॉमिकली डिपेंडेंट यू कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकली। एक दूसरी बात यह है कि हमें ज़रूरत है नेशनल इंटीग्रेशन की। हम 2 कौमी नज़रिए के मुताबिक हमें बनना है, क्योंकि ये इस्लाम के नाम पर बना हुआ मुल्क है और इसके अंदर एथनिक लिंग्विस्टिक कल्चर डाइवर्सिटी एक्सेप्टेबल नहीं है, और हमारे दुश्मन यही चाहते हैं कि हम इस लाइन पर हम तकसीम हों। तो एक दूसरा तीसरी चैलेंज हमारी ये है कि हम साउथ एशिया और साउथ वेस्ट एशिया का हिस्सा है। हम 22-23 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है। ये मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट है। यहाँ पर 60% लोग नौजवान हैं और हम हमारे जो लगाव है अपने दीन के साथ, इस्लाम के साथ जो लगाव है, ये सारी चीज़ें जब दुनिया कंसिडर करती है तो वो हमारे न्यूक्लियर मुस्लिम स्टेट की हैसियत को कबूल करने को, ये चैलेंजेस जो है वो टैकल करने हैं कि हम इकनॉमिक इंडिपेंडेंस हासिल करें,
हम मुल्क को इंटीग्रेट करें और दो कौमी नज़रिए के मुताबिक हमारी सोच हो, और हम जो है वो चूँकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अंदर से ममालिक को नुकसान पहुँचा है, तो हम एक यूनिफाइड नेशन के तौर पर, इकनॉमिकली इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर हम सामने आ जाएं। तो ये चीजें पॉसिबल कैसे होंगी? देखें, एक चीज है, पिछले 75 साल से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद लीडरशिप जो है, जिसे आप हकीकी मानों में रहनुमा कह सकें, सियासतदान नहीं बल्कि रहनुमा या लीडर जो होता है कौम को, जो लेकर चलता है और जो कौम को एक तरह से उंगली पकड़कर आगे लेकर चलता है, लीडरशिप का तो हमारे पास फुकदान रहा है। 75 साल में हम ये चीजें, जिन चीजों के लिए हमारे मुल्क को बनाया गया था, वो तो अचीव नहीं कर सके। तो हल क्या है? देखिए, इसका शाहबुद्दीन बड़ा क्लियर है। वो लोग जो सियासत, मौरूसी सियासत करते हैं या अपने ज़ात के लिए करते हैं, वो कभी भी इस मुल्क के लीडर नहीं बन सकते। जो इकनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात है, उसके अंदर दो चीज़ें हैं जो आपने करनी है, बल्कि मैं समझता हूँ 3 चीज़ें। नंबर 1, आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को एतमाद में लेना है कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करें, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस बेचते हैं, उसका एक पूरा किरदार है इस मुल्क के चलाने में। अब वक्त आ गया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्ट भी करें, और वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे, किस लीडरशिप के जो है क़यादत में इन्वेस्ट करेंगे, वो आपको पता है। वो ट्रस्ट करते हैं इमरान खान के ऊपर कि वो जो अब हमारे यहाँ अब एक कानून है जो होना चाहिए कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट जिसको कहते हैं, अगर वो हो जाएं, लेकिन पॉलिटिकली स्पीकिंग इमरान खान ड्रा कर सकते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट को। दूसरी बात, वो लोग जो अपने ज़ात के लिए खेलते हैं, वो कभी गुड गवर्नेंस नहीं दे सकते। कोविड के बावजूद जो PTI ने और इमरान खान ने जो साबित किया कि 5.7 और 6% GDP ग्रोथ थी, वो आपके सामने है। तीसरा जो पॉइंट है जो ज़रूरी है इकनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए, वो ये है कि हमारे मुल्क को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन अभी तक हमने ये कोशिश भी नहीं की कि हम पता चलाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में इमरान खान ने जितनी कोशिश की, जितने तगुदो किया, हमें इंस्ट्रक्शंस दी, KP गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दी कि आप जोनिंग करें और पता चलाए कि कौन सी ऐसी चीज़ें। अब उसके अंदर 2 ऐसी चीज़ें निकल आई एग्रीकल्चर के अंदर, जो खान साहब की पॉलिसी थी, जो उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दी थी, वो दो चीज़ें आ गई। एक ये कि हमें कोई 2-3-4 साल पहले ये पता चला कि हमारी सरजमीन पर ऑलिव भी हो सकते हैं। हमें 2 साल पहले पता चला कि सैफरान, जो कि 15,000 से लेकर $30,000 किलो है, और वो सैफरान जो कि उसके लिए आपको उसके लिए कोई ख़ास अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे सरजमीन पर सैफरान हो सकता है और हमें ये पता नहीं था। दिस इज़ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ये खान साहब की पॉलिसी और इंस्ट्रक्शंस का नतीजा है कि हमने इस मद में कोशिश की। और ये, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि सिर्फ हमारे चतराल के अंदर इतने ज़्यादा पोटेंशल है सैफरान की, 14 डिस्ट्रिक्ट KP के अंदर अब पॉजिटिव हो गए हैं और इसके ऊपर अब काम शुरू हो रहा है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जो हमारा पोटेंशियल है उसकी एक्सप्लोरेशन, नंबर 2 वो जो गुड गवर्नेंस है, नंबर 3 ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का के इन्वेस्टमेंट को ड्रा करना, ये 3 चीज़ें इकनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि इमरान खान की क़ियादत में ये चीज़ें हो सकती है। Exactly. दूसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस, शाह फरमान साहब, इकोनॉमिक अगर हम सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त अगर हम अभी हालात हाजरा में भी देखें तो मुल्क की मुआशी सूरत हाल जो है वो तो अनफॉर्चुनेटली ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही, और एक तरह से एक डेडलॉक सा बना हुआ है, और महंगाई भी बढ़ रही है, महंगाई भी आउट ऑफ कंट्रोल है। जो हमारी मईशत है वो भी अनफॉर्चुनेटली, ये कहते हुए भी दुख होता है, लेकिन
दिवालियापन की दहलीज पर लाकर खड़ी कर दी गई है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को बचाएगा। आज तक 75 साल में पाकिस्तान को कुछ नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, लेकिन ये बड़े मैं समझता हूं कि कंसर्न वाली बातें हैं। और दूसरी जानिब दहशत गर्दी की लहर जो है वो भी एक मर्तबा सर उठा चुकी है। तो ये हो क्या रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर, अगर हम अभी की सूरत हाल को देखें, और क्या चीजें, ये तो नहीं होगा कि इस हद तक चली जाएं कि फिर किसी के लिए ठीक करना मुमकिन ना रहे, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली जाए? अल्लाह खैर करेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि शहाबुद्दीन, अगर हम ये इंटीग्रेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अगर हम एड्रेस कर लें तो फिर पॉलिटिकल क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि आज 25 दिसंबर है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो दूसरा चैलेंज है ये हम क्योंकि इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है, इसके ऊपर बात करें। वो देखिए, हमने बात की ना कि हमें दो कौमी नज़रिए के मुताबिक बनना है, इसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है। हम इतनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल लाइंस पर डिवाइड नहीं हो सकते। तो एक यूनिफाइड पाकिस्तान के लिए इस वक्त दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक वो फेडरल पार्टी जो कि गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पाकिस्तान के बाकी चारों सूबों में मौजूद हो और मेजॉरिटी के साथ मौजूद हो, और दूसरा आपका इदारा जो इसकी ज़मानत देता है कि पाकिस्तान को यूनिफाइड रखेगी। तो इस वक्त तो इकनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर फॉर गुड गवर्नेंस, और उसने जो एक्सप्लोरेशन पॉलिसी अपनाई थी कि पाकिस्तान का इकनॉमिक पोटेंशियल क्या है, हमारे पास क्या है, और एज ए पर्सन, एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट, कि उसके ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ट्रस्ट करते। एक ये हुआ। अब यहाँ पर पाकिस्तान के लिए एक तो इदारे की इंतहाई बड़ी अहमियत है कि, और दूसरी तरफ इमरान खान एज चेयरमैन पीटीआई, क्योंकि इमरान खान की पार्टी 6 यूनिट्स में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में और चारों सूबों में मौजूद है, मेजॉरिटी के साथ मौजूद है। तो दो कौमी नज़रिए के मुताबिक कौम बनता जा रहा है। तो इस वक्त इंटीग्रेशन के लिए भी पाकिस्तान के इदारा, पाकिस्तान की फ़ौज और इमरान खान लाजिम व मलजूम है। शहाबुद्दीन, इसके बगैर जो कि दुनिया आपको मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट की हैसियत से अगर कबूल करने को तैयार नहीं है, तो ये वो लोग, हम ये चैलेंजेस को मीट करने के लिए हम ये लोग, जो लोग जिनकी ज़िंदगी बाहर, जिनके बच्चों का मुस्तकबिल बाहर, जिनका कारोबार बाहर, यहाँ तक कि उनका इलाज मुआलजा बाहर, वो आपके इंटीग्रेशन की तरफ कंसंट्रेट नहीं कर सकते। और मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि चूँकि इसके बाद बाज़ लोग पूछते हैं कि इमरान खान के बाद क्या होगा। भाई, मौरूसी सियासत इस मुल्क से ख़त्म हो रही है, तो अगर इमरान खान का बेटा और उसका कोई रिश्तेदार पॉलिटिक्स में उसके बाद नहीं आना, तो ही इज़ द राइट पर्सन कि यहाँ अगर पॉलिटिकल सिस्टम की कोई कमी है तो वो ठीक करेंगे, क्योंकि वो अपनी ज़ात के लिए पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हाई टाइम कि एक सिंसियर लीडर के पास इतनी मेजॉरिटी और पॉपुलरिटी है, ये पॉपुलरिटी पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ट्रांसलेट करना ही हमारी जिम्मेदारी बनती है। शहाबुद्दीन, अगर ये मौका हमारे हाथ से चला जाता है, अगर ये इस लीडर की पॉपुलरिटी हमारे हाथ से ये मौका चला जाता है और ये पॉपुलरिटी कम हो जाती है, तो और हम ये इंटीग्रेशन का अमल अगर हम कंप्लीट ना करा सके, अगर हम पॉलिटिकली अगर कहीं डिफिशेंसीज अगर उसको हम ठीक नहीं कर सके, करेक्टिव मेजर्स अप्लाई नहीं कर सके, तो मैं समझता हूँ कि ये सब की नाकामी होगी, ये पाकिस्तान की नाकामी होगी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि डुअल नेशनलिटी शहाबुद्दीन लीगल है सारे पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन डुअल नेशनलिटी पार्लियामेंटेरियन के लिए क्यों इलीगल है? उसके अंदर यह है कि आपकी लॉयल्टी डिवाइड हो जाती है। अगर आपकी लॉयल्टी डिवाइडेड हो जाए तो शहाबुद्दीन आप मुल्क के अंदर कुछ भी बन सकते हैं, पार्लियामेंटेरियन नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी लॉयल्टी दो ममालिक के साथ नहीं हो सकती। तो अगर कागज के एक टुकड़े के ऊपर आपकी डुअल नेशनलिटी के ऊपर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं कि आप पार्लियामेंटेरियन नहीं बन सकते, तो अगर आपके एसेट्स बाहर है, आपके पैसे बाहर है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बाहर है,
आपका इलाज मुआलजा बाहर है, आपका कारोबार बाहर है, तो क्या आपकी लॉयल्टी डिवाइडेड नहीं होगी? हमें इस वक्त सिंसियर लीडरशिप, इस मुल्क के अंदर सिंसियर लीडरशिप शायद हो और भी, लेकिन अगर आपकी सिंसियर लीडरशिप के साथ लोग भी खड़े हो जाएं और फिर वो एक यूनिफॉर्म नेशन की तरफ आप जाएं, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त दो एक्सट्रीम्स हैं। एक, शहाबुद्दीन मुल्क के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा लीडर जिसके साथ सारी कौम खड़ी है। उस कौम, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि हम इंटीग्रेशन की तरफ भी जाएं, हम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ भी जाएं, हम दो कौमी नज़रिए के मुताबिक कौम भी बने। और अगर हम ये इस वक्त हम ये नहीं कर सके, तो मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती होगी। तो मैं दोबारा ये बात रिपीट करना चाहता हूँ कि इमरान खान एज इंडिविजुअल, एज फिलंथ्रोपिस्ट, एज सोशल वर्कर, जिसके ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानी और सारे लोग ट्रस्ट करते हैं, इमरान खान एज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारा इदारा फ़ौज, ये तीनों चीज़ें, ये तीन इंग्रेडिएंट्स हैं, ये तीनों चीज़ें हैं जो आपके मुल्क को कायद आज़म का पाकिस्तान बनाएगी। और हमें इसका एहसास होना चाहिए और ये मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। बिल्कुल। और ये एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान का जो इदारा, सबसे अहम तरीन इदारा और बिलाशुबा पाकिस्तान की सलामती और बका का ज़ामिन है, तो हकीकी आज़ादी भी चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और इंस्टीट्यूशंस के साथ और इदारे जो हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आई थिंक खान साहब भी बहुत मरतबा ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान की जो फौज है वो पाकिस्तान के लिए इमरान खान से भी ज़्यादा अहम है। और ये चीज़ वो खुद कह चुके हैं, जो इस इम्पोर्टेंस के लिए को बड़ा वाज़ेह कर देता है। अब यहाँ पर शाह फरमान साहब, एक चीज़ है कि कुछ दूरियां तो पैदा हुई, और पिछले 8 महीने में भी हमने देखा, तो अब आप चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? क्या आप बेहतरी आ जाएगी? क्योंकि ये ज़रूरी तो बहुत है। देखिए, एक तो इमरान खान खुद ये कहते हैं और बार बार उन्होंने कहा है, मेरे सामने कहा है कि खान साहब की जो कॉन्सेप्ट है हकीकी आज़ादी की, वो इदारे के बग़ैर मुमकिन नहीं है। ये मैं आपको बताऊं कि वो कहते हैं कि एक मजबूत फ़ौज के बग़ैर हकीकी आज़ादी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर दुनिया या पाकिस्तान के मुखालिफिन अगर आपके न्यूक्लियर स्टेटस को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो फिर कौन इसका ज़ामिन है कि ये न्यूक्लियर स्टेटस बरकरार रहेगा? फौजी ज़ामिन है, ये इदारा ही ज़ामिन है कि ये रहेगा। तो इसीलिए तो हकीकी आज़ादी को और इदारे की मजबूती को आप एक ही समझे। देखिए, इसको कभी आप डिस्प्यूटेड ना बनाएं। अगर कहीं कोई किसी पॉइंट के ऊपर अगर इख्तिलाफ है भी है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के साथ जो है वो ये चीज़ें सब इसके ऊपर मुत्तफिक है। तो मैं ये देखता हूँ कि आपने सवाल किया कि क्या किया जाए कि ये सारा कुछ एक हो जाए। एक ही है, पाकिस्तान को क्रिटेरियन बना दे, पाकिस्तान को स्टैंडर्ड, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को, कायद आज़म के पाकिस्तान को। आज 25 दिसंबर है, अगर कायद आज़म के पाकिस्तान को हम क्राइटेरियन बना दे तो मैं समझता हूं कि सब एक होंगे। पॉपुलर लीडरशिप पाकिस्तान जो आज ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान को जरूरत है, और 25 दिसंबर का दिन तो जाहिर बात है सबसे अहम दिन है, और ये तजदीद अहद का भी दिन है, और कोशिश की जा सकती है एक मरतबा फिर से कि हम पाकिस्तान को हकीकी मानों में कायद का और इकबाल का पाकिस्तान बनाएं। शाह फरमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान और बिलखुसूस पंजाब की जो सियासत है और जो हालात बन चुके हैं, ये एक जानिब तो पूरी कौम की नजरें लगी हुई है, वहीं दूसरी जानिब धुंध है, कंफ्यूजन है, अनसर्टेनिटी है। होने क्या जा रहा है? एतमाद का वोट लेना है, लेकिन दूसरी जानिब
जमीरों की मंडियां लगाने की तैयारी भी कर दी गई है। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कयूम अब्बासी साहब ने। अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त पंजाब में अभी भी कुछ चल रहा है या अभी सुकून है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कुछ जमीरों की मंडियां भी लगाई जा रही हैं। जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जमीरों की मंडी का सिलसिला शुरू कर दिया गया था पिछली दफा, लेकिन वो 20 में से 15 सीटें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के बयानिए को ना मिलती और फिर जो 8 सीटों के ऊपर खान साहब ने एक रिकॉर्ड कायम किया वो ना होता, तो यकीनन ये मंडियों का सिलसिला कहाँ रुकते थे। जरदारी साहब तो आज भी नहीं रुकने वाले, मुस्लिम लीग नून आज भी नहीं रुकने वाली। और एक ये गलत रीत है जिससे आप पॉलिटिकल सिस्टम को डैमेज करते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम को डैमेज करते हैं, और डैमेज करने का फिर नतीजा यही निकलता है जो आज पाकिस्तान के लोगों को, आवाम को भुगतना पड़ रहा है मईशत की बदहाली को देख के और जो खस्ता हाली है और तबाही को देख के। और यकीनन सबके लिए, तमाम जो मुख्तलिफ हल्के हैं, सबके लिए ये लम्हा फिक्रिया पैदा हो गया। तो इन सब की बेस क्या थी? इन सब की बेस वो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका था जिसको इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट को रजीम चेंज के जरिए चेंज किया गया। और यकीनन अभी पंजाब में भी अमन तो नहीं है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से हमें खतरा भी कोई नहीं है। लोग अभी बयानिए के साथ खड़े हैं, लोग नैरेटिव के साथ खड़े हैं। अच्छा अब्बास साहब, 11 तारीख को क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि आपके खिलाफ भी तहरीक एतमाद है, स्पीकर साहब के ऊपर भी, और जो वजीर आला हैं वो भी एतमाद का वोट लेने वाले हैं। तो क्या एक्सपेक्ट करें कि कब तक ये चलेगा? 11 को जो सिलसिला शुरू हो रहा है ये कब तक रुकेगा, कब जाके? देखें, इसको इस तरह से है कि तो 11 तारीख को कोर्ट ने भी बुलाया और कोर्ट ने जो ऑर्डर किए थे उसके मुताबिक हमारे पास है कि वो 11 तारीख से पहले भी परवेज इलाही अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बात की हाथ लगाएगी। हाथ इस बात की थी कि आप उसको तहलील नहीं करेंगे, गवर्नर को समरी नहीं भेजेंगे। सो ऐसा है कि बिल्कुल 11 तारीख को कोर्ट ने बुलाया है, सबको बुलाया, जो फेडरेशन भी आ जाएगा, जो गवर्नर है एंड जो CM भी आ जाएगा एंड स्पीकर भी। सो डिसाइड यही किया जाएगा कि जो अभी तक के एपिसोड हुई है उसकी ट्रांजेक्शन में किसने फाउल प्ले किया, और वो बात डिस्पोल्ड हो जाएगा सारा मैटर। और उसके साथ साथ ये बात भी जेर बहस आएगी कि जो मैक्सिमम टाइम या मिनिमम टाइम क्या दिया जा सकता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए CM को, कि आप इस टाइम पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कराएं, क्योंकि CM के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ली जा चुकी है। सो ये इस तरह से है कि ये डिसीजन उसकी 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, और गालिबन उस पर कोई 10 दिन मिलेंगे, क्योंकि मंजूर वोटों केस के अंदर 10 दिन दिया गया था, कोर्ट की रूलिंग ऑलरेडी मौजूद है। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए हम तैयार हैं और अपने टाइम को बेहतर समझते हुए हम लोग यकीनन करा लेंगे, हमें कोई इशू नहीं, हमारे बंदे पूरे। सही हो गया, बंदे पूरे हैं। अच्छा, ये भी बीच में खबरें आ रही थी कि बंदों को आपके अप्रोच भी किया जा रहा है, और जाहिर बात है जरदारी साहब जब आ जाएं तो गालिबन फिर सिंध हाउस की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। तो इस वक्त भी कुछ खबरें आ रही हैं कि कुछ बंदों को शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाले दिन वो लापता हो जाएं, वो डिसअपेयर हो जाएं, उनके नंबर बंद हो जाएं। तो उसके लिए कोई फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी बना लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? जी बिल्कुल, हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग भी हुई है, हमारी अटेंडेंस पूरी थी। जो अफराद हमारे यहाँ पर नहीं थे पाकिस्तान में, कोई हमारी खातून है, उनके बेटे का MPA खातून है जिनके बेटे का कीमो हो रही है, वो मुल्क से बाहर थे, एंड उसके अलावा हमारे 3-4 साथी उम्रे पे थे, तो उन सबको एडअप करके हमारे बंदे पूरे थे। बहरहाल इन्होंने ख्वातीन को बिल्कुल कोशिश की है कि हम उनको रास्ते में लेके आएँ, उनको एक्शन करवा दें और उनको हम लोग किसी तरीके से तर्टीज करें। तो कॉल्स वगैरह की राब्ता किया, लेकिन उन्होंने एकदम से आके इनका भांडा फोड़ दिया और आके उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर इनको एक्सपोज ना करते तो यकीनन ये अपनी हरकतों से कहाँ पर बाज आते हैं। इनकी तो सियासत ही जब इसी बात पे है कि मैनेज करना है और लोगों को खराब करना है, इसके अलावा तो इनकी सियासत है नहीं। लेकिन इन सब चीजों का नतीजा ये निकलेगा, नैरेटिव जीतेगा भाई। पाकिस्तान के हाथ चेंज होगी है, और जब आवाम चेंज होती है तो उनके नुमाइंदे भी तब्दील होते ही हैं। तो जैसी रूह है वैसे फरिश्ते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में जो सरप्राइजेस होने को जा रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से, जो पाकिस्तान के हक में बेहतर होंगे, आप देखिएगा कि ये इसका सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इंशाल्लाह जीत हक की होगी। एग्जैक्टली, ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक और भी ये भी है कि जितना कुछ इमरान खान के खिलाफ अभी तक किया गया है वो सब तो बैकफायर किया, वो सारे एडवेंचर्स तो मिस एडवेंचर में कन्वर्ट हुए, और अवाम तो किसी भी सूरत ये ऐसा कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब जो हुकूमत है
अपेरेंटली जब हाई कोर्ट का फैसला आया तो ये नैरेटिव भी बनाने की कोशिश की गई। अता तारड़ साहब ने ये फरमा दिया कि असल गेम तो हमने और परवेज इलाही ने किया, पीटीआई हार गई। लेकिन अब वही फैसला, शायद मिठाई खाने में जल्दी हो गई, अब वही फैसला सुप्रीम कोर्ट लेके जाना चाह रहे हैं। तो इस वक्त वो कर क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं? गालिबन नंबर्स पूरे नहीं हो पा रहे कि अब सुप्रीम कोर्ट से वो मदद लेना चाह रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना ही था तो तारड़ साहब या उनके दीगर जो रहनुमा हैं, पीडीएम के जो रहनुमा हैं, इस बात के जश्न क्यों बना रहे थे कि देखो हमने 23 तारीख को इनकी रोक ली असम्बलियां, तो अब आप 11 तारीख को या 11 से पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या लेने के लिए जा रहे हैं भाई? शिकस्त के बाद शिकस्त। और अब अफसोस की बात यह है कि इनको अकल की बात हमेशा मिठाई खिलाने के बाद ही कोई बताता है कि भाई आप लोगों ने लूज किया, आपने गेन नहीं किया। और वो तो ऐसे लगता है बाजी साहब कि वो तर्जुमा नहीं पढ़ते या फिर उसके उर्दू तर्जुमे का इंतजार, जल्दी मिठाइयाँ खा लेते हैं। ये पहली दफा तो नहीं हुआ वैसे। असल में अरसा दराज से जब आपको खुशी की खबर ना मिली हो ना, तो कोई नवीद की किरण भी आपको लग जाए तो बंदा वक्त से पहले उछलना शुरू कर देता है। खैर मुख्तसर ये है कि मैं समझता हूँ ये चले जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाके भी ठंडे हो जाएंगे। सो वर्ड अगर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। एक और सवाल है बस साहब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कि सीट एडजस्टमेंट, ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है उसका ये मुतालबा भी है, तो सीट एडजस्टमेंट पर कोई इस वक्त इख्तलाफ वगैरह या ऐसा कुछ तो नहीं है? और अफाम तफहीम से मामला चल रहे हैं उसके लिए, क्योंकि मीटिंग्स तो कल भी तीसरा राउंड हुआ है। कल तीसरा राउंड भी हुआ है काफ के साथ। हमारी किसी मामले के ऊपर जो मेजर TOR हमने करने थे वो हम लोग कर चुके हैं। सीट एडजस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, डेफिनेटली हम वक्त से पहले डिस्क्लोज तो नहीं करेंगे, बट अच्छी बात है कि बड़े एहसन तरीके से इन मामलात को तय किया गया है और ऑलमोस्ट अपने आखिर मराहिल में, और हमारी बिल्कुल उनके साथ बेहतरीन एडजस्टमेंट है और हम लोग कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस मरले से चूंकि हार्ड टाइम के फ्रेंड्स हैं, साथी है, कोalition हमने हार्ड टाइम के साथ गुजारी है, तो अगला वक्त भी हम साथ इकट्ठे गुजार लेंगे इंशाल्लाह। वो मरला गुजर जाएगा। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर पंजाब कयूम अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद होगा पोस्टमार्टम। स्टे विद अस। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलकत का इससे कोई सरोकार नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वक्त हुआ है पोस्टमार्टम का। नाज़रीन कराम, आज उस अजीम हस्ती का यौम पैदाइश है जिसने हमारे लिए हंसते बसते पाकिस्तान का ख्वाब देखा और उसे शर्मिंदा ताबीर कर दिया ताकि मुसलमान एक अलग आज़ाद रियासत में जिंदगी गुजार सके। कायदे आज़म ने दिन रात एक करके पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की और बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को एक अलग रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर नुमाया कर दिया। और अब कायदे आज़म की रहलत के 74 साल बाद एक ही सवाल सबके जहनों में है कि क्या 1947 के बाद का पाकिस्तान या आज का पाकिस्तान वाकई जिनाह का पाकिस्तान है? ये वो सवाल है जो आज हर पाकिस्तानी के जहन में है और किसी भी बाशऊर पाकिस्तानी से इस सवाल का जवाब पूछें तो जवाब ना में मिलेगा। नाज़रीन कराम, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह कैसा पाकिस्तान चाहते थे? जिनाह के पाकिस्तान का क़याम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के बग़ैर मुमकिन नहीं। बिल्कुल इसी तरह मुआशरे से तासुब, अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी का खात्मा किए बगैर भी ये ख्वाब अधूरा रहेगा। ख़वातीनो हज़रात, तासुब, अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी ना सिर्फ लोगों में है बल्कि पाकिस्तान के सियासतदानों में भी कूट कूट कर भरी हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के इजलास मुनक्किदा 15 नवंबर 1942 में कायदे आज़म ने वो बसीरत अफरोज़ और चशम कुशा खिताब किया जिसकी ज़ियाबारी से आज भी तारीख़ पाकिस्तान रोशन है। कायदे आज़म ने फरमाया कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि पाकिस्तान का तर्ज़ हुकूमत क्या होगा।
पाकिस्तान के तर्ज हुकूमत का तयन करने वाला मैं कौन होता हूं। मुसलमानों का तर्ज हुकूमत आज से 1300 साल कबल कुरान करीम ने वजाहत के साथ बयान कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है और कयामत तक मौजूद रहेगा। नाज़रीन किराम, आज हमारे सियासतदानों ने भी इस सब से मुंह मोड़ लिया है। कुरान करीम हमें बाहमी भाईचारगी का दर्स देता है, लेकिन हमारे सियासतदान एक दूसरे पर इल्जामात लगाते नहीं थकते। कुरान करीम हमें कहता है कि तुम एक दूसरे के ऐब पर दरगुजर करो, मैं तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाल दूंगा। लेकिन हमारी सियासत में एक दूसरे के खिलाफ फेक वीडियोस बनाकर पब्लिक करना भी एक नॉर्म बन चुका है। चाहे वो आजम सवाती हो, परवेज रशीद हो या कोई और, सब कीचड़ उछाल रहे हैं, गोया जैसे सियासत अब इसी गंद का नाम रह गया। नाज़रीन किराम, 13 अप्रैल 1948 को इस्लामिया कॉलेज पेशावर में तकरीर करते हुए बानिए पाकिस्तान ने फरमाया था कि हमने पाकिस्तान का मुतालबा जमीन का एक टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया, बल्कि हम ऐसी जाए पनाह चाहते थे जहां हम इस्लामी उसूलों के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकें। नाज़रीन किराम, कायद आज़म ने एक ऐसी इस्लामी रियासत का ख्वाब देखा जहां इस्लाम के मुताबिक कानून और आईन की पासदारी हो, जहां इस्लाम के असूलों का निफाज हो। लेकिन हमारी हुकूमत इन सब को पांव तले रोन देती है। इस्लाम कहता है अपने आईन और कानून का पाबंद हो, लेकिन हमारी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का वजीर दाखिला अब दूसरे सियासी पार्टियों को धमकियां देता है कि मैं आईने पाकिस्तान के खिलाफ काम करूंगा। नाज़रीन किराम, इसकी एक सादा सी मिसाल पंजाब से वजीर आला को हटवाकर गवर्नर राज लगवाने का बयान है। क्या यही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ये आवाम मांग रही है। नाज़रीन किराम, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 जुलाई 1947 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फरमाया कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कलीद ये होगी कि दुनिया की तमाम अक़वाम के साथ इंतहाई दोस्ताना ताल्लुकात, हम पूरी दुनिया में अमन के तमन्नाई हैं और आलमी अमन कायम करने के लिए अपनी इस्तात और तौफीक के मुताबिक अपना किरदार खुश असलूबी से अंजाम देंगे। मौजूदा दौर में हम अमन की राह पर जाने के बजाय उससे परे हट रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हों, रूस के साथ हों या ईरान के साथ या अफगानिस्तान के साथ। मौजूदा हुकूमतें किसी एक प्लेटफॉर्म पर भी किसी मुल्क के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बजाय उससे ताल्लुकात ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। अब अफगानिस्तान को ही ले लीजिए। इंपोर्टेड हुकूमत जब से आई है तब से पाक अफगान बॉर्डर पर लड़ाई झगड़े और कत्लो गारत गरी मामूल बन चुका है। लोग एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, लेकिन हमारी वजारत खारजा गफलत की नींद सो रही है। वो अपने ही पड़ोसी मुल्क से कता ताल्लुक है जिसकी भारी भर नुकसान शहरी अपने जानों के जरिए उठाने पर मजबूर है। नाज़रीन किराम, यकीनन आज अगर कायद आज़म जिंदा होते तो ये पाकिस्तान का हाल देखकर उनका दिल भी खून के आंसू रो रहा होता, क्योंकि ये हरगिज़ वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब और मकसद कायद ने हमें बताया। आखिर में बस ये दुआ है कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे। मखदूम शहाब को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।